में सिलीगुड़ी पे ये कोरोना थोड़ा डाउन हो जाएगा, हम एनआरसी लागू कर देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज उनका स्टेटमेंट आया सर, ये बयान। देखिए, एनआरसी के खतरे को शायद हम लोग मजाक में लेते हैं। जैसे बुलडोजर हम लोग मजाक में ले रहे थे, और बुलडोजर अब झुग्गी पे भी चलने लगा, मंदिर पे भी चलने लगा, रेडी पटरी पे भी चलने लगा, सब्जी की दुकान पे भी चलने लगा। शुरू में हमें मज़ा आया कि चलो ठीक है, एक समुदाय विशेष के लिए ये बुलडोजर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरीके के एनआरसी के मकसद को हमें समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से, दूसरे राज्यों से आसाम में जाकर बसे हैं। अब आसाम में जो यूपी बिहार के लोग बसे हुए हैं, और मैं खुल के कह रहा हूँ, हिंदू जो बसे हुए हैं, मुसलमानों की चर्चा छोड़ दीजिए, क्योंकि भाजपा को तो मुसलमानों का ही डर दिखा के फ़ायदा लेना है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, हिंदू जो बसे हुए हैं, भोजपुरी लोग जो बसे हुए हैं, पूर्वांचली लोग जो बसे हुए हैं, जाइए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, पूछिए उनसे। उनका ना तो कागज़ 1972 के पहले का यूपी में है, ना तो बिहार में है, ना आसाम में है। अपने ही देश के अंदर वो विदेशी घोषित हो जाएंगे, अपने ही देश के अंदर वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। मैंने पार्लियामेंट में इसका सवाल पूछा, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अमित शाह ने जवाब नहीं दिया। हमारे पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में तुम गुलाम बनाकर वहां डिटेंशन सेंटर में रखोगे? ये भाजपा ये करना चाहते हैं। पूर्वांचलियों को गुजरात में मारेंगे, सूरत में मारेंगे, उनको मुंबई में मारेंगे, आसाम में बसे हैं तो उनकी नागरिकता छीन लो और उनको जाके वहां डिटेंशन सेंटर में रखो। तो मेरे इस सवाल का पहले अमित शाह जी जवाब दें कि जो वहां पर पूर्वांचली लोग, यूपी के, बिहार के, भोजपुरी, जो जाके वहां वर्षों से बसे हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, ना यूपी का, ना बिहार का, ना आसाम का, वो क्या करेंगे? वो आत्महत्या करके मर जाएंगे? तुम दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हो? ये बिल्कुल गलत है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लिस्ट में बनी थी, खुद ही वहाँ के राज्य के अंदर हंगामा हो गया था। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी भी नागरिकता खत्म कर दी थी इन लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ अडानी की खदानों से, विदेशों से कोयला मंगाने के लिए पैदा किया गया है। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी को नहीं, योगी जी को नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा करोड़ों करोड़ उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के और देश के। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कोल इंडिया बिजली कंपनियों को कोयला देती है 3,000 रुपए प्रति टन। कहां तक? उनके स्थल तक पहुंचाने का रेट है। यानी अगर किसी पावर प्लांट में राज्य सरकार की कोयला आएगा तो कोल इंडिया पहुंचाने तक का पूरा खर्च मिलाकर लेती है 3,000 रुपए प्रति टन, और अडानी की कंपनी लेती है 70,000, 40,000, 50,000 प्रति टन। ये पैसा कौन देगा? आप पूछिए सवाल और सोचिए जरा इसके ऊपर। एक तरफ कोयले का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके विदेशों से अडानी से कोयला खरीदने की साजिश है, उसमें दलाली खा रही है मोदी जी की सरकार। दूसरी तरफ जब बिजली का संकट पैदा होता है तो AK शर्मा जी कहते हैं, आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है 23,000 मेगावाट हमें चाहिए, हमारे पास 19,000 मेगावाट है, 4,000 मेगावाट हमें दूसरों से खरीदनी पड़ेगी। वो बिजली भी खरीदी जाती है अडानी से, वो बिजली भी खरीदी जाती है टाटा से, वो बिजली भी खरीदी जाती है एस्सार से। आप RTI लगाकर ये सारे कागजात निकाल सकते हैं, और बिजली खरीदी जाती है 20 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये, 32 रुपये यूनिट। इसका पैसा भी हम ही देंगे। इसका मतलब बिजली का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई और ये विदेशों से दलाली खाने के लिए कोयला मंगाने का काम किया गया, तो आम आदमी पार्टी घर घर जाके जनता को जगाने का और इसका विरोध करने का काम करेगी। इसमें हो क्या रहा है? आदित्यनाथ जी, आप बुलडोजर चलाकर वाहवाही जरूर लूट सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं,
लेकिन जब आपकी पुलिस खुद अपराध कर रही है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? अगर थाने आतंक का अड्डा बन जाएंगे, पुलिसिया आतंक का अड्डा बन जाएंगे, तो लोगों को न्याय कहां मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं, चंदौली में जिन लोगों पर मुकदमा हुआ वो अज्ञात कैसे हो सकते हैं? कुछ लोगों के नाम लिखे गए और लिखा गया अन्य पुलिस वाले। आप सारे लोग पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। जब पुलिस किसी के घर पे दबिश डालने के लिए जाती है तो उसकी एंट्री होती है, उसकी रवानगी दर्ज होती है और सबके नाम लिखे जाते हैं, कौन कौन सा पुलिस वाला दबिश डालने गया। फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकती है? पुलिस को तो पता है कौन कौन से लोग गए वहां पर। मामला भी 304 में लिखा गया, गैर इरादतन हत्या। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस लड़की ने अपने आप को स्वयं मार लिया? क्या उसकी हत्या नहीं हुई निशा यादव की? और अगर हत्या हुई तो मुकदमा तो हत्या का दर्ज होना चाहिए, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ललितपुर के मामले में गिरफ्तारी हुई, वो दरोगा बेशर्मी से कह रहा था मैं निर्दोष हूं। आराम से उसको हाजिर करा दिया गया। एडीजी महोदय का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ अपने कानूनी राय लेने के लिए वो प्रयागराज पहुंचे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया। आप सोच सकते हैं?